एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। चलिए करंट अफेयर का सेशन आज का स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी का। देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं और क्या क्या न्यूज़ेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, दुनिया में सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन होते हैं? 5 बेहतरीन डॉक्टर होते हैं दुनिया के। कौन कौन से? सबसे पहला सूरज की रोशनी, दूसरा पूरी नींद, और तीसरा नियमित व्यायाम, और चौथा नियंत्रित भोजन, और पांचवा आत्मविश्वास। ये 5 दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर होते हैं जो कि बिना कुछ पे किए हमें क्या रखते हैं? तंदुरुस्त रखते हैं और मजबूत रखते हैं अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए। सूरज की रोशनी, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं सूरज की जो रोशनी होती है, देन उसमें बहुत, आप अगर कभी आपने देखा हो मॉर्निंग में जल्दी उठे हो तो बहुत ही अच्छा ऑरा होता है उस टाइम का। एंड देन पूरी नींद, अगर आपकी बॉडी को पूरी नींद मिलती है तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। तीसरा है नियमित व्यायाम, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है, मेंटल स्ट्रेस भी नहीं आता है आपको। एंड फोर्थ है नियंत्रित भोजन, अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तभी आप फिट रहते हैं। और फिफ्थ है कॉन्फिडेंस, और जब ये सब होगा तो फिर कॉन्फिडेंस भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? ये न्यूज़ मेरे ख्याल से कल ही हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरला, तीसरा वेस्ट बंगाल, एंड लास्ट इज आंध्र प्रदेश। तो बताइए, श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? देखते हैं इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। देन आंसर बी, केरला। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि केरला में पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच यूनियन मिनिस्ट्री वॉन द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड बहुत ही आपका न्यूज में था। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अंडर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता? कौन सी मिनिस्ट्री है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय। सी ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून मंत्रालय। एंड नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लास्ट ऑप्शन इज कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहां पे डी ऑप्शन होगा, डी होगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि स्कॉच चैलेंजर जो अवार्ड है वो किसको? पंचायती राज मंत्रालय को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो सीधा सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन आएगा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज मंत्रालय ने स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। ये कह रहा है भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स, भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स RAF यूनिट विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इन द फर्स्ट सच यूनिट ऑफ विच स्टेट? भारतीय रैपिड एक्शन फोर्स इकाई जो हाल ही में खबर बना रही थी, किस राज्य की पहली ऐसी इकाई है? फर्स्ट ऑप्शन इज तेलंगाना, नेक्स्ट इज कर्नाटका, सी केरला, डी उड़ीसा। क्या होगा सही आंसर? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका, कर्नाटका। भारतीय रैपिड एक्शन फोर्स इकाई जो हाल ही में खबर बना रही थी, किस राज्य की पहली ऐसी इकाई है? कर्नाटका की पहली इकाई है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म?
आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? RS शर्मा, राम सेवक शर्मा, राम सेवक शर्मा। सही आंसर क्या होगा? राम सेवक शर्मा। तो इस तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं बुक एंड ऑथर से। ये बहुत ही आपका अभी रिसेंटली न्यूज में था, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक पुस्तक, और इसमें आधार का नाम आया है। अब आप समझिए, आधार का नाम है और क्या बुक लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? राम सेवक शर्मा के द्वारा। आंसर मैंने पहले ही दे दिया। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है राम सेवक शर्मा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर वॉज कॉन्फर्ड विद द साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड बाय द हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा। ये तो कल ही न्यूज डिस्कस की थी हम लोगों ने। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज एस जयशंकर, सेकंड इज रमेश पोखरियाल निशंक, थर्ड अमित शाह और डी जितेंद्र सिंह। बताइए सही आंसर क्या है इसका? रमेश पोखरियाल निशंक। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्राइवेट कंपनी टू प्रोक्योर हाई एल्टीट्यूड स्विच ड्रोन्स फॉर $20 मिलियन। किस भारतीय सशस्त्र बल ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले स्वेट ड्रोन की खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर है सही। तो सही आंसर है आपका आंसर बी, भारतीय सेना। ठीक है, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। सही आंसर क्या होगा? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। तो कुछ आपके क्वेश्चन एमसीक्यू आज इतने ही थे। देन अब बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो शुरू हो रहा है आज की न्यूज का सिलसिला। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। तो पहली न्यूज आ रही है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑन मंडे अनोनिमसली chosen as the new chairman of the trust which manages the world famous Somnath temple at Prabhas Patan town in Gujarat's Gir Somnath district, become the second PM to hold the post. Prime Minister Modi is the second person to hold the post after the former Prime Minister Morarji Desai. ये क्या बोल रहा है? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को सर्वसम्मति से ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसके ट्रस्ट के रूप में? गुजरात के गिर में जो सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता जो है, जो पद संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसके लिए? गुजरात के गिरी के सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और ये दूसरे प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी पद संभालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। कितनी सी न्यूज है, डायरेक्ट से सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस मंदिर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किस मंदिर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये दूसरे प्रधानमंत्री, इनसे पहले कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको इसके लिए चुना गया था? मोरारजी देसाई। तो इतनी सी न्यूज है आपकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड इंक्रीजेस द नंबर ऑफ वर्किंग डेज फ्रॉम 100 to 150 अंडर MG Narega. The Uttarakhand government recently announced that it is increasing the working days under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act from 100 to 150. उत्तराखंड मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर रही है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड ने अभी
एमजी नरेगा में दिनों की संख्या कितनी कर दी है, 100 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, या कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में एमजी नरेगा में दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य कौन सा होगा? उत्तराखंड। टू द पॉइंट ये आपकी न्यूज थी एमजी नरेगा से। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है साइंस सिटी एट तेपसाई असम। असम से न्यूज आ रही है। ऑन 19 जनवरी 2021 द असम चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द साइंस सिटी एट तेपसाई असम। साइंस सिटी ओपन की जाएगी कहां पर? असम में साइंस सिटी 19 जनवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री तपेसिया असम में साइंस सिटी की आधारशिला रखी। असम के तपेशिया में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है और असम के मुख्यमंत्री जी ने इसका क्या की? आधारशिला रखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन हैं बताइए? कमेंट बॉक्स में आप असम के मुख्यमंत्री जी का नाम बताएंगे। असम के मुख्यमंत्री, तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है कि असम के मुख्यमंत्री ने साइंस सिटी की स्थापना की है कहां पर? तपेशिया में। ये तपेशिया नाम इंपॉर्टेंट होगा, ये तपेशिया ही ऑप्शंस में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इस तरह से होगा कि असम के किस शहर में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी किरण रिजिजू असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। किरण रिजिजू जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। ठीक है, आयुष मंत्रालय किसके पास था? श्रीपद यशो नाइक के पास। अभी क्या हुआ है, वो थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज हो गए हैं श्रीपद यशो नाइक, एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। तो वही लिखा हुआ है द आयुष मिनिस्ट्री मिनिस्टर श्रीपद यशो नाइक is hospitalized following a road accident. Therefore, the Union Minister Kiran Rijiju has been assigned the additional charge of the Ministry of Ayush. किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक का एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक सड़क दुर्घटना में अस्पताल में भर्ती हैं, इस वजह से एडिशनल चार्ज अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। किनको? किरण रिजिजू जी को दे दिया गया है। और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, तो आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुष का भी फुल फॉर्म होता है पूरा। तो बताइए आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर उनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। इस तरह से आयुष का ये फुल फॉर्म होता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, श्रीपद यशो नाइक है। अतिरिक्त प्रभार अभी किरण रिजिजू जी के पास रहेगा कुछ दिन तक, जब तक वो हॉस्पिटलाइज रहेंगे और जब तक काम पे लौट नहीं आते तब तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी अजीज प्रेमजी विंस प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर अवार्ड। द फाउंडर चेयरमैन ऑफ नारायणा हेल्थ डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी and the chairman of Wipro Limited, Aziz Premji, have been selected for the annual award given by the Press Club of Bengaluru. अजीज प्रेम जी ने प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर पुरस्कार जीता। नारायण स्वास्थ्य के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीज प्रेम जी को प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों के लिए चुना गया है। तो सीधा सा है भाई, अजीज प्रेम जी ने प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर पुरस्कार जीता। नारायण स्वास्थ्य के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीज प्रेम जी को प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों के लिए चुना गया है। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चंस रहते हैं न्यूज आपके लिए सिलेक्ट करके बहुत ही लाई जाती है, यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर आप ये एक सेशन 1 घंटा करंट अफेयर को पर डे देते हैं, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपका मेंस आ गया तभी आप पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं SBI PO का रिजल्ट आ चुका है एंड देन IBPS PO का भी रिजल्ट आउट हो चुका है, RRB PO का भी रिजल्ट आउट हो चुका है एंड SBI PO के आपके एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्स 29 को है, मे बी 29 जनवरी को है शायद SBI PO का एग्ज़ाम, शायद क्या कंफर्म है 29 को ही है। ठीक है, तो SBI सारे मेंस अभी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मेंस एग्जाम्स में मोस्टली रोल प्ले करता है आपका जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में बहुत ही रोल प्ले करता है कौन? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अभी तो आपका चल ही रहा है, पर डे आप करंट अफेयर अगर प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। और देन
फाइनल सिलेक्शन लेकर आएंगे। तो इसके लिए जो भी है रिवीजन आपका स्टार्ट होने वाला है कि भाई अगस्त से अगर देखा जाए तो अभी मेंस में जो भी ये मेंस होंगे, आईबीपीएस पीओ का मेन होगा, आरआरबी पीओ का मेन होगा और आपका एसबीआई पीओ के मेंस होंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वेश्चन उठता है भाई कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ के जाए, करंट अफेयर्स को हम कितने महीनों का देख लें। तो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो अभी जैन चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो आप अगस्त से तो मिनिमम देख के जा सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 6 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें पूरा पूरा कि भाई कहां से भी कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए तो आप जून से देख सकते हैं। जून जुलाई से अगर आप देख के जाते हैं, वैसे जून जुलाई का मतलब नहीं बनता है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जून जुलाई और फिर अगस्त से तो मोस्टली आप देखेंगे ही देखेंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी ये करंट अफेयर का तो मॉर्निंग सेशन चल ही रहा है, जब तक एग्जाम्स आपके मेंस के एग्जाम्स आ गए हैं तो वो पूरा रिवीजन आपका यहाँ पर कराया जाएगा। क्वेश्चंस के बंच लेकर आऊंगा 50-50 क्वेश्चंस के बंच में या 100 क्वेश्चंस के बंच में, तो वो लेक्चर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होगा, आपके इसी यूट्यूब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 पे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का ये जो भी आपके 5 से 6 महीने हैं, इन 6 महीने का रिवीजन का आपका एक लेक्चर आएगा। उस लेक्चर में 50 से 100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का बंच होगा, उसको आप देखना मत भूलिएगा। उसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वहीं से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश गेट्स एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई मध्य प्रदेश को क्या किया गया? एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज ग्रांटेड परमिशन टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज of 1423 crores of rupees to the Madhya Pradesh government. This is because the state of Madhya Pradesh had successfully completed 1 out of 3 stipulated reforms in the power sector. मध्य प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलते हैं। व्यय विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को 1423 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य ने बिजली क्षेत्र में 3 निर्धारित सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। भाई क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। क्या टारगेट अचीव किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने बिजली क्षेत्र में 3 निर्धारित सुधारों में से 3 सुधार दिए गए थे, उनमें से एक सुधार को सफलतापूर्वक क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो व्यय विभाग ने क्या किया है? मध्य प्रदेश सरकार को 1423 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए आप भी कर सकते हैं। कितना अच्छा से यहाँ पे देखिए इंस्पिरेशन आ रहा है, जो मैं बोल रहा था ना कि इंस्पिरेशन अपने अंदर से आता है। तो यहाँ से देखिए इंस्पिरेशन आया। अब कैसा आता है इंस्पिरेशन? इससे इंस्पिरेशन ये आया कि आप अपना एक्शन प्लान बनाइए कि मुझे ये करना है, ये करना है। ठीक है, एक मतलब क्राइटेरिया है आपका कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं या इतने पेपर सॉल्व करने या कुछ भी है पढ़ने का है। तो आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया, तो उसके बाद में फिर क्या करिए? अपने आप को कोई गिफ्ट दीजिए, है ना, या कोई भी ऐसा करिए। तो ये क्या है? इंस्पिरेशन है कि मैंने एक टारगेट अचीव किया। और सच बोलूं तो आप कुछ भी करें, छोटे से छोटी चीज है कि आपने कुछ कहा कि मैं शाम को ये करूंगा, भले ही आप 1 मिनट करें, लेकिन अगर आप उस चीज को उसी टाइम से कर लेते हैं तो वो जो सुकून आता है, वो कॉन्फिडेंस जो आता है कि मैंने उसी टाइम कर लिया, जबकि मिलता जुलता कुछ नहीं है ना, लेकिन उसी टाइम करने का जो सुकून होता है, हमारा माइंड जो मेंटल स्टेटस होता है वो स्ट्रांग होता है कि हम चीजें कर सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या रहता है, बहुत सब बार सुनते सुनते कुछ नहीं होना, तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में भी बैठ जाता है कि हाँ सच में कुछ नहीं होना है या मुझसे कुछ हो नहीं रहा है ना। तो वो पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए हम कुछ भी ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे हम मोटिवेट रह सकें या इंस्पायर रह सकें। इंस्पायर हमेशा, जैसे कि हम ऐसी चीजें आसपास अपने ढूंढ लेते हैं तो हम क्या हैं? इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द इंस्पेक्शन टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड टू abate air pollution have levied environmental compensation charges of 76 lakh of rupees on non-compliant entities। देखिए 76 लाख रुपीस जो है वो पर्यावरण के मुआवजे के रूप में, यानी कि
कंप्लायंस के रूप में मुआवजा शुल्क जो है वो लगाया गया है। नॉन कंप्लायंट एंटिटीज कंपनसेशन चार्ज देना पड़ेगा किसको? देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए गठित निरीक्षण टीमों ने गैर अनुपालन संस्थाओं पर 76 लाख रुपए का पर्यावरण मुआवजा शुल्क लगाया है। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा भाई, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए गठित निरीक्षण टीमों ने कितने करोड़ रुपए का मुआवजे का शुल्क लगाया है? 76 लाख का शुल्क लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी भाई, बहुत ही ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। इंडिया टू सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन टू 6 कंट्रीज। इंडिया सप्लाई करेगा कोविड-19 वैक्सीन को 6 देशों को। कौन कौन से 6 देशों को देख लेते हैं। ऑन 19 जनवरी 2021, 19 जनवरी को इंडिया announced that it will supply COVID-19 vaccine to Maldives, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Seychelles and Myanmar। भारत 6 देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करेगा। 19 जनवरी 2021 को भारत ने घोषणा की कि वह मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, सेशेल्स और म्यांमार को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करेगा। तो बस इन देशों के नाम याद रखने होंगे या नंबर याद रखना होगा, कितने देशों को? 6 देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करेगा। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, सेशेल्स और म्यांमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है, S-400 ट्रेनिंग फॉर इंडियन मिलिट्री स्पेशलिस्ट्स इन मॉस्को। बाय द ईयर एंड द इंडियन मिलिट्री स्पेशलिस्ट्स are to receive S-400 training in Moscow. In October 2018, India signed a $5.43 billion of deal with Russia for S-400 missile in spite of objections from the United States and the threat of CATSA। मॉस्को में भारतीय सैन्य विशेषज्ञ के लिए S-400 प्रशिक्षण। साल के अंत तक भारतीय सैन्य विशेषज्ञों को मॉस्को में S-400 प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अक्टूबर 2018 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आपत्तियों और काटसा की धमकी के बावजूद 5 S-400 मिसाइलों के लिए रूस के साथ $5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सीधा सा है भाई, मॉस्को में भारतीय सैन्य विशेषज्ञ के लिए S-400 प्रशिक्षण। साल के अंत तक भारतीय सैन्य विशेषज्ञों को, अक्टूबर 2018 में जो अमेरिका की आपत्ति थी कि भाई आप मॉस्को के साथ मिलकर, रूस के साथ मिलकर या काटसा की धमकी के बावजूद हमने 5 S-400 मिसाइलों के लिए रूस के साथ कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो ये नंबर आप याद रखेंगे, 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज कह रही है, ईरान एंड 6 अदर कंट्रीज लॉस राइट टू वोट इन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में भाई इनका वोटिंग का राइट क्या कर लिया गया है? इनसे छीन लिया गया है। इनसे वोट देने का अधिकार इन्होंने क्या कर दिया है? खो दिया है। On January 18, 2021, the United Nations announced that Iran and 6 other countries have lost their right to vote in United Nations General Assembly. This is because these countries have not paid their dues. The countries are Libya, Niger, Congo, Brazzaville, Central African Republic, Zimbabwe and South Sudan। ईरान और 6 अन्य देश संयुक्त राष्ट्र में वोट देने का अधिकार खो चुके हैं। 18 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि ईरान और 6 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने के अपने अधिकार खो दिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों ने अपने बकाये का भुगतान नहीं किया है। भाई देखिए ये होता है, बारोइंग्स नहीं दे पाए हैं। जब हम बजट वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं ना कि अदर कंट्रीज से हम बारोइंग करते हैं, उधार लेते हैं, तो वो जो बकाया है इन्होंने वो दे नहीं पाया है, बकाये का भुगतान नहीं किया है, तो इन पे वोट देने का अधिकार इनसे छीन लिया गया है। कौन कौन से देश हैं? लीबिया, नाइजर, कांगो, ब्रेजाविल, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिम्बाब्वे और दक्षिण सूडान।
तो डायरेक्टली ध्यान रखना है कि 6 देश हैं, जिनसे 6 देश यहां पर भी हैं और 6 देश को हम कोरोना वैक्सीन भी देंगे, ईरान और 6 अन्य देश, टोटल 7 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द दावोस एजेंडा समिट is to be held between 25 जनवरी to 29 जनवरी 2021। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में घोषणा की कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 25 जनवरी से 29 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाना है। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में घोषणा की है कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन जो है वो 25 जनवरी से 29 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, द यूनियन कैबिनेट वॉज टुडे एस्पायर्ड ऑफ द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम of understanding between India and Uzbekistan for cooperation in the field of solar energy. The main area of work under the MOU is to identify research, demonstration and initiation of pilot projects between the National Institute of Solar Energy under the Ministry of New and Renewable Energy India and the International Solar Energy Institute Uzbekistan। बहुत बड़ी न्यूज लग रही है, लेकिन नई केवल क्या है हमें ध्यान रखना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझौता है, किसके किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत उज्बेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। समझौता ज्ञापन के तहत कार्य का मुख्य क्षेत्र नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान उज्बेकिस्तान के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के बीच पायलट परियोजनाओं के अनुसंधान, प्रदर्शन और दीक्षा की पहचान करना है। तो भाई सीधा सा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच क्या ये है, MOU साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन साइन हुआ है, किस क्षेत्र में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में साइन हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझौते नहीं है, एक समझौता है तो इसका नाम ही याद रखेंगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान उज्बेकिस्तान के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच पायलट परियोजनाओं के अनुसंधान, प्रदर्शन और दीक्षा की पहचान करना। अच्छा, ये पायलट परियोजना क्या होता है, कोई बताएगा? पायलट परियोजना, पायलट वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है, पायलट का मतलब क्या होता है? काफी पहले भी मैं कई बार काफी बता चुका हूँ। पायलट देखिए, पायलट का मतलब होता है जब किसी भी परियोजना को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं, लागू करके देखते हैं कि भाई वो कितनी कारगर साबित होगी, या वो कैसे रिजल्ट्स देगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी, या कितनी इफेक्टिव है ना, कितनी इफिशिएंट वर्क देगी। तो चेक करने के लिए जब हम उसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो उसे हम पायलट परियोजना बोलते हैं कि अभी किसमें है, अभी वो परीक्षण में है, अभी उसकी चेकिंग हो रही है। ठीक है, अभी वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, देखा जा रहा है कि भाई ये कितनी सफल होगी और कितनी असफल होगी। ठीक है, जिस तरीके से हमारे क्या होते हैं, एग्जाम से पहले क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, कोचिंग्स वगैरह में टेस्ट देते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, फिर बाद में बोर्ड होते हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, पायलट परियोजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी, द RBI said state owned SBI along with private sector lenders ICICI Bank and SDFC Bank continues to be domestic systematically important bank DSIB or institutions that are too big to fail। ये तो आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, टू बिग टू फेल किस में पढ़ते हैं हम लोग, बासल में। बताइए बासल में पढ़ा था कि नहीं DSIB? वही देखिए न्यूज में आया है, करंट की न्यूज में, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा किनको किनको दिया गया था, क्लास में पढ़ाया था मैंने कि SBI और कौन था, ICICI बैंक, और कौन सा था, SDFC। देख लेते हैं न्यूज क्या कह रही है। द रिजर्व बैंक had issued the framework for dealing with DSIB in July 2014. SBI, ICICI and SDFC Bank continue to be identified as domestic systematically important bank DSIB. Domestic systematically important banks DSIB under the same bucketing structure as in the 2018 list of DSIB, RBI said in the statement। आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा कि निजी क्षेत्र के उधार दाताओं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ राज्य के स्वामित्व वाले एसबीआई के पास घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी या संस्थान है जो विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2014 में डीएसआईबी से निपटने के लिए एक रूपरेखा जारी की थी।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों डीएसआईबी के रूप में पहचाना जाता है, जो कि डीएसआईबी की 2018 सूची में है। जो कि 2018 की सूची जो थी, टेबल थी, वो क्लास में आपको बनवाई गई थी डीएसआईबी वाली। तो वही न्यूज़ आई है कि डीएसआईबी में भैया वही बैंक्स जो भी हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, यही तीनों बैंक्स हैं। अभी कोई नया बैंक इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया है। और इनको डीएसआईबी इसमें करना क्या होता है, इनको एडिशनल चार्ज मेंटेन करना होता है। किसमें? टायर फर्स्ट कैपिटल में। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो कुछ याद है या भूल गए हैं? CAR ध्यान है ना? बासिल कमेटी, BCBS का फुल फॉर्म बासिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, कुछ ध्यान आया? तो वही डीएसआईबी जो पढ़े थे वही है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा 3 बैंकों के पास है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। उनको बरकरार रखने की बात की गई है। और टू बिग टू फेल का कॉन्सेप्ट बताया था आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी गुजरात से। द गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट। देखिए ड्रैगन फ्रूट है, ये ऐसा फ्रूट है कि अभी बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही न्यूज में है ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट एज कमलम, ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम कर दिया गया है। एज द आउटर शेप ऑफ द फ्रूट रिजेंबल्स अ लोटस, सेड गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। विजय रूपानी ने कहा है कि जो ये फ्रूट है इसका नाम चेंज करके क्या कमलम कर दिया गया है ड्रैगन फ्रूट का, क्योंकि इसकी जो बाहरी आकृति है, आउटर शेप है, वो कमल की तरह दिखता है, कमल के फूल की तरह दिखता है। द नेम ऑफ ड्रैगन फ्रूट एसोसिएटेड विद चाइना एंड वी हैव चेंज्ड इट, ही एडेड। कमलम इन संस्कृत मीन्स लोटस। कमलम का संस्कृत में मतलब होता है लोटस। ड्रैगन फ्रूट दैट हैज बिकम increasingly popular in recent years is a tropical fruit with a unique look and taste। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है, क्योंकि फल का बाहरी आकार कमल जैसा होता है। चीन के साथ जुड़े ड्रैगन फ्रूट का नाम और हमने इसे बदल दिया है। उन्होंने कहा संस्कृत में कमलम का अर्थ है कमल। ड्रैगन फ्रूट जो हाल ही के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हो गया है, एक अनोखा रूप और स्वाद के साथ एक उष्णकटिबंधीय फल है। कैसा फल है? उष्णकटिबंधीय फल है, ट्रॉपिकल फ्रूट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। The Adani Group signed concession agreement with the Airports Authority of India for the management, operation and development of Guwahati, Jaipur and Thiruvananthapuram airports। अडानी समूह ने गुवाहाटी, जयपुर, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के प्रबंधन, संचालन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो अडानी ग्रुप ने गुवाहाटी, जयपुर, तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ क्या किया है? रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत समझौतों पर यहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एग्रीमेंट पर क्या किया गया है? साइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है डॉक्टर वी शांता। डॉक्टर वी शांता रिनाउंड इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट। अब बताइए ऑन्को वर्ड कहां से आता है? ऑन्को वर्ड कहीं पे यूज होता है तो उसका क्या मतलब होता है? साइंस में हम लोग पढ़े थे ऑन्को, ऑन्कोलॉजी। किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस से कौन सी डिसीज होती है? ऑन्को। देखिए ऑन्को वर्ड किसका है? कर्क रोग का, कैंसर। ठीक है, तो डॉक्टर वी शांता रिनाउंड इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं and Doyen of cancer care have passed away at the age of 93। Dr. Vishanta was also the chairperson of Adyar Cancer Institute। Adyar Cancer Institute में जो कि डॉक्टर विशांता थी, डॉक्टर विशांता's work won several awards including Maxis Award, पद्मश्री अवार्ड एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। पास्ड अवे। डॉक्टर वी शांता जी प्रसिद्ध भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। कैंसर की देखभाल में 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। डॉक्टर वी शांता अड्यार कैंसर संस्थान के अध्यक्ष भी रही हैं। डॉक्टर वी शांता के काम ने मैग्सेस पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार जीते हैं। ऑबिचरी से न्यूज आई है और ऑबिचरी में किसकी ऑबिचरी निधन हुआ है? निधन हुआ है डॉक्टर वी शांता का। कौन थी ये? प्रसिद्ध भारतीय कैंसर
ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर जो होता है, कैंसर रोग होता है, उसकी स्पेशलिस्ट थी, डॉक्टर थी, कैंसर की देखभाल की। 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष भी रही हैं ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि डॉक्टर वी शांता, डायरेक्टली ये पूछा जाएगा किस फील्ड से रिलेटेड हैं, और वहाँ थोड़ा सा अगर नाम आपने नहीं सुना या ये न्यूज़ नहीं सुनी होगी तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पहचान पाना, क्योंकि हम एक्टर, डायरेक्टर, लीडर यही समझ पाते हैं, और ये क्या है, डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तो वैसे भी नाम के पीछे लग जाता है लोगों के। तो डॉक्टर वी शांता जो है, इनको अवार्ड कौन कौन से मिले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैक्सेस पुरस्कार इनको मिला हुआ है, और पद्म अवार्डों की जो सीरीज़ है वो सारी सीरीज़ इनको मिली हुई है। पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, और पद्म विभूषण मिला है। तो ये न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इन गुजरात, फिर से गुजरात से न्यूज़ आ रही है। इन गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनाउंस्ड द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन बागायत विकास मिशन। बागायत विकास मिशन, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने बागवानी विकास मिशन के लिए बागायत विकास मिशन की घोषणा की है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, बागायत विकास मिशन की घोषणा या किस लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो गुजरात राज्य है। वन लाइनर है, सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स विल कंडक्ट अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर फ्रॉम टुडे। द एयर एक्सरसाइज विल बी टिल 24th January. The exercise marks an important milestone in the series of engagements between the two air forces. वही भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल आज से वायुसेना स्टेशन जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सपर्ट डेजर्ट नाइट 21, ये आपको नाम ध्यान रखना होगा, एक्सर्ट डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन करेंगे। ये क्या है, एक वायु अभ्यास है का आयोजन करेंगे। 24 जनवरी तक वायु अभ्यास होगा। अभ्यास दो वायुसेनाओं के बीच की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। किन किन सेनाओं के बीच है, एक तो भारतीय वायुसेना रहेगी और फ्रांसीसी वायुसेना रहेगी। इन दोनों के बीच क्या होगा, एक्सर्ट डेजर्ट नाइट 21 का वायुसेना का अभ्यास होगा। कहां पर होगा, जोधपुर में होगा। कब तक चलेगा, 24 जनवरी तक ये वायु अभ्यास होगा। तो ये था आज का आपका सेशन। यहीं से आपकी न्यूज आपकी क्या होती है, फिनिश होती है। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे रोज की तरह, सेव ट्री, सेव लाइफ एंड सेव अर्थ। जब हम कुछ भी अपने माइंड में थॉट डालते हैं, थॉट प्रोसेस होती है, देन बीज डालते हैं तो पौधा निकलता है, थॉट डालते हैं तो आइडिया निकलता है। व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। ठीक उसी तरह से तो हमें ये ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट होके रहना है। तो इसी के साथ ही आपका सेशन आज का फिनिश होता है, वाइंड अप होता है। एंड देन जुड़ना ना भूलिएगा, जो कि रिवीजन के लेक्चर्स आ रहे हैं, रिवीजन लेक्चर्स होंगे आपके, जो कि मेंस एग्जाम में आपको क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको देखना मत भूलिएगा। जून से लेके और अभी तक का आपका रिवीजन होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये पूरे मंथ्स की आपकी सीरीज आएगी। हर मंथ के दो से तीन लेक्चर्स आएंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जिनसे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर एवरीवन।